भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। तो शौक से थोड़ी भरे थे हर जाना, काम ही उन्होंने ऐसा किया था। क्यों राम जी? मेरे लड़की के साथ अपने बेटे भीमराव की शादी करने का वादा करके मुकर रहे हो आप, ये गलत है। भाई हमने शादी की पूरी तैयारी कर ली है, अब आप पीछे हट नहीं सकते और मैं पीछे हटने नहीं दूंगा। क्षमा कर दीजिए मुझे। आपकी बेटी गुणी है, सुंदर है, सुशील है। जिससे भी शादी होगी उसकी किस्मत संवर जाएगी। लेकिन मैं एक धर्म संकट में पड़ गया हूं, इसलिए मना कर रहा हूं। अब बहाने मत बनाओ राम जी। ऐसा कौन सा धर्म संकट खड़ा हुआ है जो तुम इस तय हुई शादी को मना कर रहे हो? देखिए, मैंने भीम के लिए एक ऐसी लड़की पसंद की है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, अनाथ है। कभी अपने चाचा के यहाँ रहकर तो कभी अपने मामा के यहाँ रहकर अपना गुजारा कर रही है। उसके 2 छोटे छोटे भाई बहन हैं, गरीब है। उन लोगों की शादी करने की हैसियत नहीं है। आपकी बेटी की शादी आप कहीं भी करा सकते हैं, लेकिन भीम की शादी अगर रमाबाई से करूंगा तो उसका भला हो जाएगा। उसके साथ साथ उसके भाई बहन का भी भला हो जाएगा। और रमाबाई इसी शर्त पर शादी के लिए राजी हो गई कि शादी के बाद उसके भाई बहन का ख्याल हम लोग रखेंगे। दिमाग खराब हो गया है इनका, समझाइए इन्हें। बेटे की शादी करवा रहे हैं या घर की बर्बादी कर रहे हैं? खुद को दिखाने के लिए कि मैं बहुत दयावान हूँ, अपने बेटे की जिंदगी दांव पे लगा रहे हो। आपका बेटा लिखने पढ़ने वाला है, उसकी शादी हमारे जैसे ठीक ठाक परिवार से करने के बजाय किसी अनाथ से करवा रहे हो। मैं चाहता था कि भीम को एक ऐसी पत्नी मिलनी चाहिए जो उसकी सोच में रुकावट न पैदा कर सके, बल्कि उसे प्रोत्साहित करे ताकि आगे चलकर वो गरीबों के लिए लड़ाई लड़ सके। और इसका एहसास रमाबाई से बेहतर किसी को नहीं हो सकता। अजीब बात है, आप ये शादी परिवार जोड़ने के लिए कर रहे हैं या लड़ाई करने के लिए? एक लड़ाकू परिवार बनाने के लिए। ठीक है, आप कर लो परोपकार, बनाओ लड़ाकू परिवार। लेकिन हमने जो तैयारी की है उसका क्या? इस तैयारी में जो पैसे लगे हैं उसका क्या? ऊपर से मेरी जो बदनामी हुई उसका हर्जाना कौन देगा? देखो राम जी, नुकसान की भरपाई तो होनी चाहिए। क्यों भाई? ठीक है, मैं हर्जाना देने के लिए तैयार हूं। देखा, बेटे की शादी नहीं तोड़ रहे हैं बल्कि पूरे परिवार को खाई में धकेल रहे हैं सूबेदार साहब। ये तो सही कहा था राम जी ने, रमाबाई से बेहतर पत्नी भीम को नहीं मिलती, और ना हम सबको रमाबाई जैसी बहू मिलती। दिख रहा था आज बाहर, चाल का हर आदमी भीम के साथ थाने जाने के लिए तैयार था। लेकिन तुम, इतने साल हो गए जीजा भाई, लेकिन दुख की बात यह है कि तुम भीम के लिए अभी तक नहीं बदली।
बदला तो भीम भी नहीं है मेरे लिए, और ना ही भीम को लेकर आपका मेरे प्रति व्यवहार। वैसे तो आप इंसान की आजादी, उसकी मर्जी, उसके पसंद की पैरवी करते रहते हैं, लेकिन इतने सालों से भीम को लेकर आप मुझ पर दबाव बनाते रहे हैं कि मैं उसके पीछे खड़ी हो जाऊं, उसके हर फैसले में आंखें मूंदकर हामी भरती रहूं, उसे सही मान लूं, जैसे कि ये मेरा फर्ज है। लेकिन नहीं, ना इतने सालों में मैंने आपकी बात मानी है और ना आगे मानूंगी। आप जो चाहे समझे। पता नहीं जीजा भाई, जब तुम लोगों के मुंह से भीम की तारीफ सुनती हो, उसके लिए जय जयकार सुनती हो, तो तुम्हारा पत्थर दिल पिघलता क्यों नहीं है? आप जानते हैं, भीम के अलावा आपके किसी भी बच्चे से मुझे कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई घृणा नहीं है। लेकिन फिर भीम से ही क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि मेरी अपनी कोई संतान नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि मेरे पति के पास भीम जैसा कोई बेटा है, जिसके रहते मेरे पति को उसकी दूसरी पत्नी से संतान की कोई अपेक्षा नहीं है। क्या हुआ रमा? देखिए, वहाँ बहुत सारे लोग थे, इसलिए कुछ नहीं बोले। अभी बोल रही हूँ। आप मेरे पति हैं, आपके लिए कभी भी खड़ी हो जाऊंगी। वो न्याय वाय के लिए नहीं खड़ी रहूंगी, बस आपके लिए। वो न्याय अपने रास्ता देखे और मैं अपने रास्ता। देखो रमा, न्याय के लिए खड़े होना सबसे बड़ी बात होती है। पति के लिए खड़े होने से भी बहुत बड़ी बात। हाँ हाँ, पति के लिए खड़े होने से भी बड़ी बात। मैं नहीं मानती। रमा, जो लोग न्याय के लिए खड़े हो जाते हैं ना, उनके ऊपर समाज भरोसा करता है, उनका कद बड़ा हो जाता है, और दूसरों का भरोसेमंद बनकर जीवन जीने का सुख और संतोष अलग किस्म का होता है। मुझे अपने बालों से जुए निकालने हैं। क्या? बड़े बड़े बाल रखेंगे तो समझ में आएगा बालों में जुए होते हैं तो कितना काटती है। और फिर न्याय से भी ज्यादा जरूरी सर खुजलाना होता है। कंघी दो, मैं तुम्हारे बाल झाड़ देता हूँ। आप? हाँ तो क्या हुआ, आओ बैठो। देखिए, आप दीजिए न्याय का सर, बनिए समाज का भरोसेमंद आदमी। चाहे जितने बड़े आदमी बन जाइए, लेकिन पत्नी के लिए समय निकाल लीजिए। किस लिए? जुए निकालने के लिए। बुआ, बस बस, सुखी रे बेटा। मंजुला, ऐसे ही आती जाती रहना। अरे हाँ, तेरे पति तो काम के सिलसिले में तुलसा के वहां आते जाते रहते हैं ना। एक संदेशा तो भिजवा देना तुलसा को, कहना कि जब भी समय मिले तो एक बार बुआ को मिलकर आ जाए। हाँ, क्यों नहीं।
मंजुला, जाते हुए ये अचार ले जाना। इसकी क्या जरूरत थी? क्यों नहीं जरूरत है? हम हमारी ननद का ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, मेरी भाभी के पाँव भारी हैं, तो उसे ज्यादा जरूरत है अचार खाने की और ख्याल रखने की, अपना भी और अपने पेट में पल रहे बच्चे का भी। ठीक है? ख्याल तो रखती है, लेकिन क्या करे, रमाबाई को घर का कामकाज आता नहीं है, इसलिए सारा काम इसे ही करना पड़ता है। मैं भी तो कोशिश करती हूँ। हाँ, सब्जी में नमक कभी कम और मिर्चा ज्यादा डाल देती हो। पता है दीदी, जब हमारी रमाबाई रसोई में जाती है ना, तब तो हम सब डर ही जाते हैं कि पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन मैं भी तो कोशिश करती हूँ, और वो कहते हैं कि कोशिश करने वाला ही अंत में जीतता है। और देखिएगा दीदी, मैं भी आपके जैसा एक दिन बढ़िया खाना बनाने लगूंगी। यही तो हो रहा है इस घर में। तुम्हारा पति भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है, दिन रात बस पढ़े जा रहा है कि पता नहीं एक दिन कौन सी क्रांति ला लेगा। और तुम ये सोच रही हो कि एक दिन अच्छा खाना बनाना सीख लोगी तो पता नहीं कौन से तीर मार लोगी। तब तक इस घर में कोई बचना तो चाहिए। ऐसा क्यों बोल रही हो आई? अपने पति को समझाती क्यों नहीं? इस घर में सब्जी खरीदने तक के पैसे नहीं है, और वो महंगी महंगी पढ़ाई किए जा रहा है, महंगी महंगी किताबें खरीद रहा है। मंजुला, चला? हाँ भैया। चल। बुआ आप बैठिए, मैं चली जाऊंगी। ख्याल रखना अपना। चलो। रमा, जीजा भाई और लक्ष्मी भाई की बातों का बुरा मत मानना बेटा। नहीं मानती हूँ। बचपन में ही आई बाप मर गए थे, तो पड़ोस में किसी को उसकी आई सुनाती तो मुझे भी ऐसा लगता था, मुझे भी कोई सुनाए तो आई जैसा महसूस हो। वैसा ही लगता है यहाँ। जिंदगी भर ऐसे ही रहना। बाबा, मंजुला बेटी, जा रही हो? हाँ बाबा। आनंद बेटा, ये सामान मुझे दे देना। अब मेरा छाता लेकर आओ, उसे सही कराना है। मैं मंजुला को छोड़ दूंगा बाजार जाते वक्त। बाबा मैं कर लूंगा वो तो। मैंने कहा ना, जा छाता लेकर आ। बाबा अरे रहने दो, मैंने आनंद को जानबूझकर भेजा है। तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बाबा कहिए। वो कुछ पैसे उधार चाहिए थे, पेंशन मिलते ही लौटा दूंगा। बाप होकर एक ब्याहता बेटी से पैसे उधार मांगना सही नहीं है, लेकिन क्या करूं, भीम की पढ़ाई रोक नहीं सकता। अपनी भाई की पढ़ाई में तू भी थोड़ी सी मदद कर दे। मंजुला दीदी अब जा रही है? हाँ भीम। ठीक है, आते रहना। अरे भीम बेटा, थोड़ा मदद कर दो। हाँ काका आता हूँ। चलिए। बाबा हाँ? ये लीजिए। बाबा, भाई है वो मेरा, वो जो पढ़ना चाहे ना पढ़ाइए। बस बाबा उसे मत बताइएगा कि उसकी पढ़ाई के लिए मैंने पैसे दिए, वरना वो कुछ कामकाज ढूंढने लग जाएगा। उसे बस पढ़ना है।
अरे भीम, तू भी यही है? चल मंजुला को घर छोड़ देते हैं और बाबा की छतरी भी बनवा कर ले आएंगे। हाँ चलिए काका। वो छाता मुझे दो, मैं बनवा के लाऊंगा। नहीं बाबा, रहने दीजिए, मैं कर दूंगा। भीम, तुम्हारा बाबा भी इतना बूढ़ा नहीं हुआ है, समझे? दो छाता मुझे दो और तुम इसको छोड़ के आओ, जाओ। ठीक है, चलो दीदी। बाबा। हाँ। क्या कहा मंजुला ने? अपने गले से उतार कर दे दिए मंजुला ने, और कहा कि भीम को इस बात का पता न चले। भीमा बाई चली गई, लेकिन बदले में अपनी बेटी और आपको छोड़कर चली गई। भीम को जिंदगी भर छाव देने के लिए। रमा, क्या हुआ? आपको किसी की आवाज सुनाई दे रही है? किसकी आवाज? जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, उल्लू, चकोर, किसी की आवाज सुनाई दे रही है? नहीं तो। रमा, देर रात ये सब लोग सो जाते हैं। जब सब सो गए हैं तो आप भी सो जाइए। समय से सोएंगे तो तबीयत ठीक रहेगी ना। लेकिन बस थोड़ा और बचा है, इसे पढ़ लेता हूँ फिर सो जाऊंगा। ऐसा क्या है इस किताब में कि ये खत्म ही नहीं हो रहा? बाकियों से थोड़ा ज्यादा पढ़ने की जिद है इसमें। ज्ञान ऐसा हो कि विरोधी को अवसर ही ना मिल सके। पता है आज कॉलेज में क्या हुआ? क्या? सब लोग कह रहे थे कि भीमराव, ये विज्ञान तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए इस विज्ञान को मैं ज्यादा मेहनत और मन से पढ़ूंगा ताकि एक दिन उन्हें जवाब दे सकूं। नहीं समझी। भीमराव, भीमराव, क्या हुआ? आओ भीमराव, कल तुम्हारी बातें सुनकर हमें बोध हो गया कि विज्ञान बहुत ही उच्च कोटि का विषय है। इसलिए हमने तय किया है कि इस उच्च कोटि के विषय को पढ़ने के लिए व्यक्ति भी उच्च कोटि का होना जरूरी है। लेकिन भीमराव, तुम्हारी जाति निम्न कोटि की है। अब हम किसी की जाति, किसी का धर्म बदल तो नहीं सकते। हमारे विरोध के बावजूद अगर विद्यालय प्रशासन ने तुम्हें विज्ञान पढ़ने की अनुमति दे दी है तो उसे रोकना हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। हम तुम्हें पढ़ने से नहीं रोक रहे, बल्कि योग्य बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं ताकि कक्षा का शुद्धिकरण भी हो जाए और तुम्हारा भी।
बस ये हो जाए, उसके बाद आराम से उच्च जाति के विद्यार्थियों के साथ पढ़ना, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। सब नाटक समझ में आ रहा है मुझे गुरुजी। ये विज्ञान वही विषय है जिसे आप ही के जात और कुल के लोगों ने हजारों सालों से विरोध किया है, और आज भी आपके जात के बहुत से छात्र इसे इसलिए नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि इसमें मुर्दा जीवों के बारे में पढ़ाया जाता है, उनको काटना पड़ता है, छूना पड़ता है, और इससे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और इस सब के बाद भी आपके जाति के जिन लोगों को यह समझ में आ गया कि यह विज्ञान आधुनिक विषय है, इसे पढ़ने से भविष्य में लाभ होगा, वो इसे पढ़ने आ तो गए, लेकिन अपनी पुरानी सोच को साथ में लेकर आए। और गुरुजी, कल जब आपकी जात के विद्यार्थियों के साथ साथ आप सभी से मेरी बहस हुई और मेरी बातों का आपके पास कोई भी जवाब नहीं था, तब जाकर आपको अचानक से बोध हो गया कि अगर आप मेरा शुद्धिकरण कर देंगे तो मैं विज्ञान पढ़ने के योग्य हो जाऊंगा। क्यों आपकी पुरानी सोच से सींच रहे हैं आप विज्ञान को? विज्ञान को पुरानी सोच से नहीं, आधुनिक सोच से पढ़ेंगे तो समाज का कल्याण होगा। भाषण मत दो, साफ साफ समझ लो, अगर विज्ञान की कक्षा में पढ़ना है तो हमारे साथ पूजा करनी होगी और ये अपना शुद्धिकरण करना होगा, विज्ञान पढ़ने लायक बनना होगा। अगर ये सब नहीं करोगे तो हम सब हड़ताल करेंगे, धरना देंगे, फिर पढ़ते रहना। पाखंड के नाम के पूजा और शुद्धिकरण का खेल मैं बचपन से देखता आया हूं गुरुजी, इसलिए ये सब तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। तो तुम विज्ञान की कक्षा में भी हरगिज नहीं आओगे, चाहे जो हो जाए। क्या सोच रहे हो भीमराव? आसान है, दो विकल्पों में से एक चुनना है। या तो शुद्धिकरण करवा लो या चुपचाप यहां से चले जाओ। बधाई हो, विज्ञान की पढ़ाई से भीमराव की छुट्टी। अब क्या करेगा भीम? क्या साइंस पढ़ना छोड़ देगा?